नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ सेकंड सीरीज लेकर के अपने फाइनेंस बिजनेस के टॉपिक पे। काफ़ी लोगों के मेरे पास सवाल आए कि मैम अगर हम ब्याज पे पैसे देते हैं, अगर हम प्राइवेटली फंड करते हैं, लोगों को छोटे मोटे लोन देते हैं, लीगली कैसे हो सकता है, जिसका मैं अपना पिछला वीडियो बना चुकी हूँ, उसका बेल आइकन आपको ऊपर मिल जाएगा। तो उसमें क्या हमें रिक्वायरमेंट्स है और ये बिजनेस चलाना कैसे है, इसमें छोटे छोटे टिप्स क्या याद रखने हैं, उस पर मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप स्मूथली इस बिजनेस को रन कर सके, आपको कोई लीगल हैसल्स ना आए, आपको कोई दिक्कतें ना आए, कोई तकलीफ ना आए, कहीं से कोई अथॉरिटी आपको पिन पॉइंट ना करे, कोई आपकी कंप्लेंट ना करे। तो उसके लिए आज का वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस कोई मिस ना हो। ये वीडियो ज़रूर शेयर कर लीजिएगा क्योंकि हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो ब्याज पे पैसे देते हैं, ब्याज पे पैसे लगाते हैं, साहूकारी करते हैं या छोटी मोटी फंडिंग करते हैं। तो उनके लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो होने वाला है। और इसकी फर्स्ट सीरीज देखने के लिए ऊपर बेल आइकन आई बटन में चेक कीजिएगा तो आपको ये आई बटन में मिल जाएगा कि कैसे इसका लाइसेंस लिया जाए और कानूनी तरीके से इसे कैसे किया जाए। तो कमिंग बैक टू द वीडियो कि कैसे क्या ऐसे टिप्स हैं, क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ख्याल रखनी चाहिए फिनेंस बिजनेस को करते वक्त। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो कि ये बहुत ही छोटा और अच्छा बिजनेस है, बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके पास 50,000 रुपए भी हैं तो आप 5 लोगों को 10-10 हज़ार रुपए का लोन छोटे टेन्योर के लिए देके रोटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, उस पर इनकम कमाना स्टार्ट कर सकते हैं और फिर उसी ब्याज के पैसे को जो ब्याज पे पैसा आता है उसको अपने प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ के इस अपनी लागत को बड़ा कर सकते हैं और काफ़ी बड़े लेवल तक इस बिजनेस को फैला सकते हैं। लेकिन जो लोग छोटे लेवल पे करते हैं, बहुत छोटे से एरिया में करते हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेशली बनाया गया है। तो पहला टिप तो जो दोस्तों है वो ये है कि आप इसमें अपने खुद के फंड्स का यूज़ करें, यानी कि सेल्फ फंड का यूज़ करें। बिकॉज आप छोटे छोटे पैसे दे रहे हैं, ऑल्दो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सबसे कम एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। इसमें डेली कलेक्शंस होती है, पैसा आप उन लोगों को देते हैं जो रोज़ की कमाई करते हैं, बहुत छोटा कमाते हैं, लेकिन आपके डेली की जो ईएमआई अमाउंट बनती है ना, जो देनदारी बनती है, वो बड़ी ईमानदारी से आपको वापस करते हैं। तो इसमें पैसा डूबने का स्कोप नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप पैसा उधार पे दे रहे हैं और उसके वापसी आने में उससे इनकम कमा रहे हैं, तो उधार लेके उधार पे देने में रिस्क बढ़ जाता है। और आप इतने बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं हैं कि अगर आपका उधार वापस नहीं आया तो आप केस के चक्रों में फंसेंगे, कोर्ट्स जाएंगे। तो उसमें पता लगता है कि जितना आपने उधार नहीं दिया उससे ज़्यादा आपका खर्चा वकीलों में और कोर्ट्स में और लॉयर्स में खर्च हो गया। तो कोशिश ये करें कि आप उधार पे पैसा लेके उसे ब्याज पे ना रोटेट करें। आप चाहे छोटी पूंजी हो, खुद की पूंजी लगाएं या फिर मिनिमल अमाउंट जो हो, उधार का हो, लोन का हो। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें अगर 75,000 रुपए आपके हैं तो 25,000 जो है आप लोन लेकर के भी एड ऑन कर सकते हैं। लेकिन रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देखने के बाद ही आप बाहर से फंड्स अरेंज करें। अदरवाइज पता लगेगा कि आपने जहां दिया था वहां से अगर आया नहीं और जहां से आपने लिया था वहां दे नहीं पा रहे हैं, तो आप दोनों तरफ से कोर्ट कचहरी और मुकदमों के चक्कर में फंस जाएंगे और बिजनेस से ज़्यादा आप इन्हीं चक्रों में फंस करके ख़त्म हो जाएगा आपका बिजनेस, आपका स्कोप। तो बेटर है एक ही तरफ ये स्कोप रखें और दूसरी तरफ यानी कि लेने वाली जगह पे ना लें, फंडिंग सेल्फ फंडिंग ही रखें। नंबर 2 टिप दोस्तों कि जो आपका ऑफिस है वो फिक्स्ड होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। चाहे छोटी सी जगह हो लेकिन आपकी रेगुलर बैठने की जगह होनी चाहिए। ये एक आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है मार्केट में कि हम जाएंगे तो यहीं पे ये व्यक्ति मिलेगा, यहीं पे इन्हें डॉक्यूमेंटेशन देनी है, यहीं पे इनसे पैसा लेना है, हर दिन का या हर हफ्ते का जो हमें ईएमआई देना है वो भी इसी जगह पर देना है। तो या दूसरे कस्टमर्स को रिकमेंड करना है, उनको लेके आना है पैसा दिलवाने के लिए, तो इसी जगह लेके आना है। तो ये आपके बिजनेस को हमेशा फ्लरिश करता है, एक फिक्स्ड ऑफिस।
आपका फिक्स्ड ऑफिस ना होना ये शो करता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपका कोई एक फिक्स्ड थॉट ठिकाना नहीं है, जो कि आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है हमेशा। तो अपनी साख बनाने के लिए आपको एक फिक्स्ड ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 टिप दोस्तों कि आपका जो सिस्टम है लोन देने का वो परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि एक सही रेगुलर तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि आप हर बार एक अलग ढंग से जिसको जैसे मन किया वैसे डील कर लिया। आपका सिस्टम होना चाहिए कि आप कितने अमाउंट तक अनसिक्योर्ड यानी कि बिना कोई सिक्योरिटी लिए हुए लोन दे सकते हैं, कितने अमाउंट के बाद आप गोल्ड या कोई छोटी मोटी चीज़ रख के लोन देंगे, और कितने अमाउंट के बाद आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की सिक्योरिटी चाहिए, कैसे लोन देना है, कितने दिनों में आपका लोन क्लियर हो जाना चाहिए, किस तरह से ईएमआई होनी चाहिए, आपका अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, चाहे वो आप बही खाते में लिख रहे हैं या फिर आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया हुआ है अकाउंटिंग का, लेकिन आपका सिस्टम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हैपहैज़र्ड सिस्टम में आप लंबी देरी तक काम नहीं कर सकते हैं। तो अपने सिस्टम को इंटैक्ट रखें। नंबर 4 पॉइंट दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन। इसके सवाल भी मेरे पास बहुत सारे आए कि मैम लिखवाना ज़रूरी है क्या, एफिडेविट लेना ज़रूरी है क्या। तो बिल्कुल दोस्तों, जितना ही पुख्ता आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा उतना ही जो लेने वाला व्यक्ति है जिसने आपसे उधार लिया वो भी समझ के रहेगा कि आपका डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग है, तो उसे पैसे वापस करने ही है, वो लीनियंटली नहीं लेगा, हल्के में नहीं लेगा आपको। और दूसरा, अगर आपको रिकवरी के लिए कोर्ट तक जाना पड़ जाए तो अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग है तभी आप ढंग से रिकवरी कर सकते हैं, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी रिकवरी करने में। इसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट हो, पहला आपका लोन एग्रीमेंट होना चाहिए कि आप किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनको पैसा दे रहे हैं, कितने दिन के लिए दे रहे हैं, उसकी ईएमआई कितनी बनेगी, कितना अमाउंट दिया, उसके एवज में आपने कुछ रखा या नहीं रखा, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। उनसे एफिडेविट आपको लेना ही है कि उन्होंने आपसे पैसा लिया है और वो इस तरह से लौटाएंगे। देन उसके अलावा आपका एक मेमोरेंडम ऑफ एंट्री, यानी कि प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हैं या कोई और उनका गोल्ड वगैरह ले रहे हैं तो उसमें स्पेसिफिक डिटेल्स एंटर्ड होनी चाहिए, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिए, किस प्रॉपर्टी के लिए, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, फोटो कॉपीज हैं, हर डॉक्यूमेंट के कितने पेजेस हैं, ताकि कल को वो जो व्यक्ति है वो ये ना क्लेम कर सके कि आपने उनके कोई डॉक्यूमेंट्स खो दिए हैं, गुमा दिए हैं या मिस हैंडल किया है उनके सामान के साथ, उनके गोल्ड के साथ। तो सारी डिटेल्स इस मेमोरेंडम ऑफ एंट्री में होना बहुत ही ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर आप उनकी प्रॉपर्टी के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी ले रहे हैं अपने फेवर में, तो वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्मेट भी पहले से आपके पास होना चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, इनके फॉर्मेट्स आपके पास फिक्स्ड होने चाहिए। ऑल्दो आप चाहें तो ये टाइप रखें और उनसे कॉलम्स भरवाएं, और चाहें तो उनके हाथ से ही लिखवाएं। अगर छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स, रसीदी टिकट चिपका के रिसीट ले रहे हैं अगर, तो वो कोशिश करें कि उनके हाथ से लिखा हुआ हो, ताकि कल को वो सिग्नेचर्स तो अपने डिनाई कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ लिखा हुआ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास जाके डिनाई होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक आध डॉक्यूमेंट ऐसा भी रखें जो उनके हाथों से लिखवाएं, जिसे डिनाई करना उनके लिए पॉसिबल ना हो, बहुत मुश्किल हो। नंबर 5 दोस्तों कि आप रीपेमेंट ट्रैक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, उसका सिस्टम आपका पुख्ता होना चाहिए, नहीं तो रीपेमेंट के जंजाल में फंस के आधे लोगों के बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। कलेक्शन सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे वो डेली है या वीकली है। इनफैक्ट आप इसमें एक रिमाइंडर सिस्टम भी डाल सकते हैं कि जिस भी आपके कस्टमर की रीपेमेंट का टाइम आ रहा है उससे कुछ टाइम पहले उनको ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज या एसएमएस या फिर ईमेल उनके पास चला जाए रिमाइंडर के लिए कि इस समय आपको पैसा रेडी रखना है फॉर द ईएमआई या फिर जो भी उनका वीकली पेमेंट शेड्यूल बन रहा है। तो इसका बहुत ध्यान रखें। नंबर 8 पॉइंट दोस्तों, आपके जो ट्रैक है, ट्रैक रिकॉर्ड, डेली ट्रैक्स होने चाहिए, यानी कि MIS जिसे हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं, वो परफेक्ट होना चाहिए। हर कस्टमर की एक एक डिटेल उसमें मेंशन होनी चाहिए, ताकि अब कुछ भी ढूंढना है, कितने रीपेमेंट्स आने हैं, कब आने हैं, किस डेट में आने हैं, कितना अमाउंट आना है, आप MIS में जाएं, क्लिक करें और इमीडिएटली आपके पास सारा डेटा आ जाए और आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा उलझन में पड़ने की ज़रूरत ना पड़े।
नंबर 6 दोस्तों कि आपको सबसे जो ज़रूरी है कि आप हर कस्टमर की अलग फाइल ज़रूर मेंटेन करें, जिसमें रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कस्टमर के होने चाहिए, चाहे वो लोन एग्रीमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो उन्होंने जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। और इन फाइल्स को आपको बहुत एहतियात से रखना है। चाहे तो आप बैंक में लॉकर लेके रख सकते हैं, या जहां अपने ऑफिस या घर पे ये फाइल्स रख रहे हैं वहां पे एटलीस्ट FRFC लें, ताकि आग लगने के, अगर गलती से आग लग जाती है या फ्लड्स आ जाते हैं, बारिशें बहुत हो जाती हैं, तो ऐसे में इन डॉक्यूमेंट्स को नुकसान ना पहुंचे, इसका आपको बहुत ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बहुत से लोगों ने पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। तो देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पे मेंशन नहीं है, हर जगह डिफर करता है। बट जनरली अगर हम बैंक्स की बात करें, जैसे कि वो होम लोन अगर देते हैं तो 6.5 पौने 7% से स्टार्ट होकर के 9%, 10% तक भी देते हैं। और NBFCs लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है 9% से लेकर के 12, 13, 14% तक भी मिलता है। ठीक वैसे ही अगर हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वहाँ पे जो होम लोन है 9-10% के आसपास में मिल जाता है, जबकि लैप जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वो 14, 15, 16%, कई जगह पे तो 19% पे भी मिलता है। तो दोस्तों ये होते हैं बड़े लोन्स जो 15 से 20 साल के टेन्योर के होते हैं, और इनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कायदे से कम होना चाहिए, तब इस लेवल का है। जहाँ छोटे लोन्स हैं, जहाँ पे मंथली लोन्स हैं, ज़्यादातर लोग 3% या 2.5% पर मंथ के हिसाब से, यानी कि करीब 30 से 36% पर एनम के रेट पे देते हैं। और ये जनरली 2-3 महीने, 6 महीने या 1 साल, 1.5 साल के लोन्स होते हैं, जिसकी वीकली या मंथली पेमेंट्स होती हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इसी दायरे में रेंज करना चाहिए। बट हाँ, बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट रेट नहीं होना चाहिए कि आउटराइटली ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फेसाई दिखने लग जाए कि आप ग्राहक को लूट रहे हैं, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं और आप चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना लोन नहीं दिया उससे कहीं ज़्यादा बड़ा आप ब्याज ले चुके हैं, या आपने एक छोटे से लोन के लिए उसकी पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली। तो ये जो है, इस पे RBI की भी नज़र बनी रहती है, पुलिस अथॉरिटीज़ और जो बाकी अथॉरिटीज़ हैं उनकी भी नज़र बनी रहती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंटली चार्ज करने लगेंगे, जाती करने लग जाएंगे लोन लेने वालों के ऊपर, तो फिर आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो कोशिश करें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉमिनल रखें, और जो जनरली मार्केट प्रैक्टिस है कि 2 से 3% पर मंथ का चलता है, तो वो एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पे बहुत ज़्यादा कोई उंगली नहीं उठाता है। एक और सवाल मेरे पास दोस्तों आया था कि किस एरिया में हम ये अपना लोन जो है वो दे सकते हैं लोगों को। तो ऑब्वियसली जब आप लाइसेंस लेते हैं, मनी लेंडर्स लाइसेंस जो लेते हैं, जिसको साहूकारी लाइसेंस भी कहा जाता है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो ये जो लाइसेंस है ये स्पेसिफाई करता है आपका एरिया ऑफ वर्क, यानी कि ज़्यादातर जगहों पे तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका जो जुरिस्डिक्शन है, उसी जुरिस्डिक्शन के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। या जिला पंचायत से अगर आपने जिला से लिया है ये अपना लाइसेंस, तो उस जिले के अंदर आप काम कर सकते हैं। ऐसे में एक ट्रिकी क्वेश्चन ये भी आता है जो मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे स्टेट का है लेकिन आपके ज़िले में या आपके जुरिस्डिक्शन में किराए पे घर लेकर रहता है, तो क्या आप उसे लोन दे सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोन दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपका जो ऑफिस है उसी ज़िले में है जहाँ से आप काम कर रहे हैं, और ये व्यक्ति भी फिलहाल इसी ज़िले का रेजिडेंट है जहाँ पे आपने उसको लोन दिया है। तो प्लेस ऑफ बिजनेस जो है आपका वो जिला ही होगा, प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ लोन भी वही एरिया होगा जहां पे आप लोन दे रहे हैं। तो ये दूसरे स्टेट का लोन नहीं माना जाएगा, इसी जिले का लोन माना जाएगा और आप यहाँ पे लोन दे सकते हैं। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी हो फाइनेंस बिजनेस से रिलेटेड, प्राइवेट फाइनेंस बिजनेस से रिलेटेड, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।